स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुरुत्व के अधीन गति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि गुरुत्व के अधीन से संबंधित कितने क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाओं में कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। विशेषकर हम उसी तरह के उसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। बहुत अध्ययन करें तो ये टॉपिक बहुत ही विस्तार से अध्ययन करें तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम वही अध्ययन करेंगे जो कि जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उसी प्रकार से हम इससे संबंधित वहाँ से अध्ययन करेंगे कि जहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गुरुत्व है, जो गुरुत्व इसके बारे में, जैसे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये गुरुत्व है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो वैसे भी आप जानते हैं कि आप सभी लोगों को यही मालूम होता है, बच्चों को अधिकतर पूछेंगे आप तो सब यही बताएंगे कि न्यूटन ने बताया था कि कोई भी वस्तु है तो जैसे इस वस्तु को छोड़ें तो ये पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करती है। एक प्रकार का बल है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने बताया। ब्रह्मगुप्त जो थे ये भारतीय वैज्ञानिक थे। ये जो वैज्ञानिक थे ये गुप्तोत्तरकालीन वैज्ञानिक थे। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन वैज्ञानिक थे और इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो यहाँ से जैसे ब्रह्मगुप्त जो थे ये ब्रह्म सिद्धांत की रचना किए और ये न्यूटन से पहले ही ये बता दिए थे कि कोई भी वस्तु अगर जो है तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनता है, हम पहले उसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे को आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। कि मतलब कोई पदार्थ, अगर जो मान लीजिए पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, तो ये एक दूसरे को आकृष्ट करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये एक गुण है, उसको क्या कहते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण को आप बता दें, आपको बताएं कि सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने प्रतिपादन किया, सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। अब ये इन्होंने बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं, कोई भी कण है विश्व में तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब कणों के बीच कार्य करने वाले जो पारस्परिक आकर्षण बल है, इसको उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल कहा। गुरुत्वाकर्षण कहा मतलब कि जो ये आकर्षण करता है उसको उन्होंने गुरुत्वाकर्षण कहा। तथा उस पर जो उससे उत्पन्न होने वाला जो बल है, कि मतलब जो आकर्षण, एक दूसरे को आकर्षण किया तो उसमें एक बल उत्पन्न हुआ, तो जो बल उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। अब यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित कितने प्रश्न, मतलब किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि कितने प्रश्न कितने तरह से पूछे जाते हैं, उसके आगे फिर हम इसका आगे अध्ययन करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्यों। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जब अंतरिक्ष में जाते हैं जहाँ निर्वात में, जहाँ हवा नहीं, वायु नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कम गुरुत्व होता है। जो सबसे मेन कारण होता है कि इनके सीधे ना खड़े हो पाने का मेन कारण होता है कि वहाँ पे गुरुत्व की कमी होती है। और अगर जो यही अंतरिक्ष अभियान जो लंबा हो, लंबे समय के लिए अंतरिक्ष यान हो, तो वहाँ पे कम गुरुत्व के कारण, जहाँ पे गुरुत्व कम होगा, तो इसमें उनके पेशियों में क्षय और अस्थियों में जो घनत्व होता है, इसमें कमी का सामना उन्हें करना पड़ता है।
तो घनत्व की कमी होने के कारण जो अस्थियां होती हैं उनकी अंतरिक्ष यात्रियों की वो कमजोर होने लगती हैं, तो हो जाती है। तो इसका भी कारण यही है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, जिसका मेन कारण क्या है, कम गुरुत्व के कारण होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण अभाव के कारण सेब जो होगा वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ में वो भी क्या करेगा, गति करने लगेगा। मतलब जब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान गति करता है उसी के साथ अगर जो सेब को छोड़ दिया जाएगा तो वो भी क्या करेगा, वहां पे गुरुत्वाकर्षण तो रहता नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण अभाव के कारण वो भी यान के साथ साथ वो क्या करेगा, चक्कर लगाने लगेगा उसी के साथ। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाता है तो उसके भार में क्या होता है, कोई परिवर्तन होता है, क्या होता है। तो आपको बता दें कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाता है तो सबसे पहले देखिए आदर्श परिस्थितियों में, आदर्श परिस्थितियों का मतलब बात होता है कि वायु को नगण्य मानते हुए, कि जैसे जब कोई वस्तु यहाँ से मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाता हो तो यहाँ पे जो वायु है वायु को नगण्य मानेंगे, कि वायु का प्रतिरोध जो होगा यहाँ पे इस पर कोई वायु के द्वारा प्रतिरोध नहीं होगा। इसी को आदर्श परिस्थिति कहते हैं, कि जहाँ पे समझिए कि वायु के प्रतिरोध को ना माना जाए। तो ऐसे स्थिति में वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, मतलब आदर्श परिस्थितियों में भार जो वस्तु होगा, वस्तु पर से गिराया जाएगा तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर जो लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण होता है ये दो के दोनों ही अपरिवर्तित रहता है, इसलिए उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के 3 टुकड़ों को ऊपर से गिराया जाता है तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर कौन पहुंचेगा। तो आपको बता दें यहाँ भी वही नियम होगा कि आदर्श परिस्थितियों में मतलब वायु को नगण्य मानते हुए मान लीजिए ये 3 समान आकार के टुकड़े हैं, एक लकड़ी है, लोहा है और एक मोम का टुकड़ा है। तीनों को एक ही साथ नीचे गिराया जाएगा तो तीन के तीनों ही एक ही साथ जाके पृथ्वी की सतह पर एक ही साथ पहुंचे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कार्य एक समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। इस कारण तीन के तीनों टुकड़े एक ही साथ जाके पृथ्वी की सतह पर गिरेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये बात मालूम होना जरूरी है आपको कि आदर्श परिस्थितियों की बात यहाँ पर हो रही है, मतलब वायु की जो प्रतिरोध होगा उसको नगण्य मानते हुए। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न हमारा है किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार जो है वो कहाँ पर कैसे, कितना अधिक कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे कम हो सकता है। तो आपको हम बता दें कि कोई पिंड है तो उसका जो भार होगा वो भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक। अब ध्रुव क्या होता है आपको मालूम है कि पृथ्वी पर अगर जो देखेंगे आप तो पृथ्वी के जो 2 ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है ये दोनों ध्रुवों पे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो इन ध्रुवों पे अगर जो किसी पिंड का भार हम देखें इन ध्रुवों पे तो इन ध्रुवों पे सर्वाधिक होगा। क्या होगा, सर्वाधिक होगा। अब बात करें कि न्यूनतम भूमध्य रेखा, आपको मालूम होगा कि पृथ्वी को हम देखें अगर जो तो ऐसे 3 भागों में बटा हुआ कि जैसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ऐसे 3 रेखाओं में बटा हुआ है। तो इसमें जो भूमध्य रेखा होगा इस भूमध्य रेखा पर अगर जो किसी पिंड के भार को देखा जाएगा तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम होगा। इसका एक कारण होता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे अधिक होता है। इसी कारण अगर जो किसी पिंड के भार को हम देखेंगे तो भूमध्य रेखा पर देखेंगे तो वो न्यूनतम होगा और ध्रुवों पर देखेंगे तो वो सर्वाधिक होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी अपनी कक्षा में 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से घूमती है। इस गति का अनुभव हम क्यों नहीं कर पाते, कि जो इतना तेज गति से पृथ्वी घूम रही है इसका हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि हम पृथ्वी के जो घूर्णन गति का अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो निरंतर हमें अपने केंद्र की ओर खींचता
गुरुत्वाकर्षण हमें केंद्र की ओर खींचता है, तो इस कारण हम ये जो पृथ्वी का तेज गति से घूमती है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। घूर्णन गति जो आता है, घूर्णन गति का मतलब ये होता है कि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, इसी को घूर्णन गति कहते हैं। मतलब कि चक्कर वृत्तीय गति के साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी घूमती है, इसी को घूर्णन गति कहते हैं। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो निरंतर हमको क्या करता है, अपने केंद्र की ओर, सेंटर की ओर खींचता है। तो जब सेंटर की ओर खींचता है तो इस कारण हम इस गति का अनुभव नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाता है तो अगर जो कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, अब गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो गया पृथ्वी का, तो उसका भार क्या होगा? भार इसका शून्य हो जाएगा। भार शून्य मतलब भार जीरो हो जाएगा। और जो इसका द्रव्यमान, ये ध्यान रखिए कि अगर जो गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो गया तो क्या होगा? भार तो शून्य हो जाएगा, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान जो रहेगा वही रहेगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल इसका जो भार है वो शून्य हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि जो ये चार आधारभूत बल हैं, इन बलों में हम देखते हैं कि सबसे प्रबल बल कौन सा है और सबसे क्षीण बल कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो चार आधारभूत बल हैं, इसमें आपका गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकत्व और दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, ये चार आपके आधारभूत बल होते हैं। इन चार बलों में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्रबल बल कौन सा है या सबसे क्षीण बल कौन सा है, या ऐसे दे देगा ऑप्शन के तौर पे और यहाँ से पूछेगा कि इन बलों में सबसे क्षीण बल कौन सा है। तो इसमें सबसे क्षीण जो बल होगा आपका वो गुरुत्वीय बल होगा और सबसे प्रबलतम बल जो होगा वो आपका प्रबल नाभिकीय बल होगा। अब यहाँ से तो आपको पता ही चल गया कि किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, पृथ्वी के प्लायन वेग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखें कि ये प्लायन वेग, पृथ्वी का ही प्लायन वेग नहीं, पहले हम ये समझ लें कि प्लायन वेग क्या है। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊपर की तरफ अगर जो ऐसे फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी का जो एक गुरुत्वीय क्षेत्र है उससे बाहर चला जाएगा। मतलब समझिए कि ये अगर जो पृथ्वी का एक गुरुत्वीय क्षेत्र है इतना कि यहाँ तक अगर जो कोई पिंड है या कोई भी वस्तु यहाँ तक फेंका जाएगा तो उसको वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, अपनी तरफ पृथ्वी खींच लेगी। लेकिन अगर जो इस क्षेत्र के बाहर ये पिंड चला जाए तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तक उसकी जो गुरुत्वीय बल है उसके बाहर कार्य नहीं करेगा। तो यदि अगर जो किसी पिंड को इस वेग, जो प्लायन वेग होता है, इस वेग से फेंक दिया जाए कि जिसका वो न्यूनतम वेग हो उससे अधिक से फेंक दिया जाएगा ऊपर की ओर, तो ये इसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। अब पृथ्वी के प्लायन वेग की बात करते हैं तो पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मतलब हम पृथ्वी से अगर जो किसी पिंड को, किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, इससे अधिक से जैसे हम ऊपर फेंकेंगे तो वो वस्तु क्या होगा, वो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो ये होता है प्लायन वेग। क्योंकि यहाँ से कभी कभी प्रश्न बन जाता है, यहाँ से बनता है, कई बार पेशियस में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है प्लायन वेग से संबंधित। अब यहाँ से एक प्रश्न और बढ़ता है कि जैसे हम पृथ्वी के प्लायन वेग के बारे में अध्ययन कर लिए तो उसी तरह से हम देखते हैं चंद्रमा के प्लायन वेग के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बताया कि चंद्रमा का जो प्लायन वेग है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनता है, चंद्रमा से ऐसे बनेगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों? कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो आपको बता दें कि चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है उसका मेन कारण है इसका प्लायन वेग। अब वो कैसे होता है, आपको बताएं कि जो वायुमंडल होता है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है और चंद्रमा का की जो है प्लायन वेग है वो कितना है, 2.4 किमी प्रति सेकेंड। जबकि जो गैसों का मिश्रण जो होता है, वे गैस जो होते हैं उन गैस के अणुओं का जो प्लायन वेग होता है वो अधिक होता है।
जो गैस उनके गैस के अणुओं के पलायन वेग अधिक होने के कारण वो इस चंद्रमा के पलायन वेग का कम, इसका पलायन वेग कम और अणुओं का, गैस के अणुओं का पलायन वेग इससे अधिक होने के कारण यहां से वो गैस के अणु पलायन कर जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का मेन कारण क्या है? उसका पलायन वेग की जो कि 2.4 किमी प्रति सेकेंड है। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो अपने मित्रों को भी, अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे वो भी अध्ययन कर सके। और अपने जो भी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। थैंक्स।